नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये आपका केंद्र राज्य संबंधों के लिए सेकंड वीडियो है, ठीक है। इसमें हमने ये 2 पॉइंट जो थे वो आपके करवा चुका था मैं, केंद्र और राज्य विधानसभा का क्षेत्रीय विस्तार और विधायी विषयों का बंटवारा, ठीक है। आज हम देखेंगे राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, ये होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ये थर्ड है आपका राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। मतलब क्या होता है कि राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि स्टेट्स में ऐसे कौन सी स्थितियां हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जितने भी आपके विषय हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं। राज्य अपने विषय, राज्यों को जो विषय दिए गए हैं संविधान में उनके लिए वो अपने खुद की कानून बनाती है और केंद्र अपना खुद का कानून बनाती है, ठीक है, संसद। तो अब ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें कि राज्य सरकार जो है राज्य विषयों पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। तो हम 5 परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, 5 स्थितियां कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें संसद राज्य विषय पर कानून बना सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका आने के चांसेस रहते हैं। केंद्र राज्य संबंध अगर वो देगा तो आपका उसमें यही चीज आपको वो देता है। पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जैसे कि क्या है कि मान लीजिए राज्यसभा, ये सिर्फ पावर राज्यसभा के पास है, इतना ध्यान रख लेना। राज्यसभा क्या करती है कि एक प्रस्ताव लाती है, ठीक है, कि इस राज्य के इस विषय पर, जैसे मान लीजिए कृषि का विषय है, ठीक है, कृषि का कोई विषय है, ठीक है, कोई विषय कृषि से आ जाए, एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो राज्यसभा जो है एक प्रस्ताव लाती है और उसमें वो कहती है कि ठीक है, हम कृषि से संबंधित एक कानून बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो जो बिल होगा वो आएगा कहां, वो राज्यसभा में आएगा और उस पर वो प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा और उस प्रस्ताव पर राज्यसभा का मतलब विशेष बहुमत होना चाहिए। मतलब कहने का यह, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखना, विशेष बहुमत तो हो जाता है 1/2 प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ 2/3 बहुमत होना चाहिए किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। यह मतलब नहीं है कि आपका जो है टोटल का हाफ भी होना चाहिए आपका मिनिमम, नहीं। अगर मान लीजिए राज्यसभा में अगर मान लीजिए आपका 120 लोग अगर आए हुए हैं तो 120 का आप लगा लीजिए, ठीक है, 80। अगर 80 वोट जो है उस प्रस्ताव को मिल जाते हैं तो फिर जो है राज्यसभा से वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जो है वो सिंपल साधारण बहुमत से पास होगा और कानून जो है वो बन जाएगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए, ठीक। सेकंड है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मैंने इसको डिटेल में आपको बताया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है कि आपका जो है सारी पावर जो होती है वो आपकी संसद के पास चली जाती है, संसद ही राज्यों के लिए कानून बनाते हैं फिर, ठीक है। थर्ड है आपका राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पर एक चीज है, इसको ध्यान रखना। जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर मान लीजिए अपनी विधानसभाओं में, अपने विधानमंडलों में एक प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य इस विषय पर कानून जो है वो अब संसद बनाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक कानून पास करते हैं अपने विधानसभाओं में, विधानमंडलों में, कि भाई ये जो कोई भी विषय है जो राज्य जिस पर कानून बनाते हैं वो विषय पर आप कानून जो है हम चाहते हैं कि संसद उस पर कानून बनाए, ठीक है। तो हम यहां पे एक चीज याद रखना, एक स्टेट अगर चाहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, मिनिमम 2 स्टेट होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 स्टेट होने चाहिए और वो अपनी विधानमंडलों में वो एक प्रस्ताव पारित करें और उस प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर संसद के पास वो शक्ति चली जाती है कि उस पार्टिकुलर विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है, संसद के पास। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इसके लिए मिनिमम 2 कंट्री होने चाहिए, 2 मतलब स्टेट्स होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय समझौता को लागू करना है। सिंपल है ये कि मतलब कोई मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रीटी है या फिर कुछ भी है, समझौता हुआ है, उसको लागू करने के लिए संसद जो है वो कानून ला सकती है और वो कानून जो है वो सभी के लिए मान्य होगा। 5वां पॉइंट है आपका राष्ट्रपति शासन के दौरान। ये देखिए, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी क्या होता है कि भाई वही चीज होती है कि जो जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है उस स्टेट के जो कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो संसद के पास चला जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4th पॉइंट है हमारा। 4th पॉइंट क्या है, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। क्या होता है, जैसे मतलब राज्य के विधानमंडल पर केंद्र का कैसे नियंत्रण हो सकता है, वो कुछ कंडीशन है। जैसे राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखता है। मतलब जैसे मान लीजिए क्या होता है नॉर्मल के विधानसभा में कोई कानून पास हुआ, उसके बाद कहां जाएगा, वो राज्यपाल के पास साइन के लिए, राज्यपाल साइन करेगा। लेकिन राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देता है।
मतलब कहने का मतलब यह है कि इस कानून पर अब राज्यपाल कुछ नहीं करेगा, राष्ट्रपति ही जो है इस पर डिसीजन लेंगे। तो पहली कंडीशन ये हो गई जिसमें कि स्टेट की जो असेंबली होती है, स्टेट की जो विधानसभा होता है, उस पर किसका होल्ड हो गया, उसका हो गया केंद्र का होल्ड। मतलब राष्ट्रपति किसके अंडर आता है, केंद्र के अंदर, और राष्ट्रपति को जो केंद्र कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी कानून पर, ऐसा सारे कानूनों पर राज्यपाल ऐसा कर सकता है, नहीं, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिन पर जो है, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टेट हाई कोर्ट का कोई पावर्स को कम करने के लिए कोई वो ले आया, कानून ले आया, तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए सीधा आपको रेफर कर देगा कि भाई राष्ट्रपति अब डिसीजन लेंगे। सेकंड पॉइंट है, राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जा सकता है। जैसे कुछ कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, ये तो हो गया आपका जब आपका कानून विधानसभा में पास हो चुका उसके बाद का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, विधानसभाओं में कानून विधेयक जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है कि सर हम अपनी स्टेट में ये कानून विधानसभा में ला रहे हैं और इसकी हमें आप सहमति दे दीजिए। तो किसका होल्ड अप हो गया, तो भी केंद्र सरकार का होगा, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के केंद्र की विधानमंडल जो होता है, जो मंत्रिमंडल होता है उसी के अनुसार काम करती है। तो इसीलिए आपका जो राज्य विधानमंडल केंद्र पर, यहां भी वही पॉइंट है कि सारे विषयों पर ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, कुछ कुछ विषयों पर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यपाल धन व या वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करता है। मतलब नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में ये होता है कि अगर कोई मान लीजिए वित्त विधेयक या धन विधेयक अगर आया है विधानसभा में, तो वो पास हो गया तो वो सीधे जाएगा राज्यपाल के पास और राज्यपाल को उस पर साइन करना पड़ेगा, वो राष्ट्रपति के लिए रेफर नहीं कर सकता। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तो वो राज्यपाल, अगर स्टेट से कोई धन विधेयक वगैरह राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए वो संरक्षित कर सकता है कि अब इस पर डिसीजन जो होंगे वो राष्ट्रपति लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका, क्या हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आपका लेजिस्लेटिव जो आपके रिलेशन होते हैं, मतलब आपके जो है विधायिका संबंधी जो संबंध होते हैं केंद्र राज्यों में, ये हो गए वो। अब हम चलते हैं प्रशासनिक संबंध। देखिए केंद्र राज्य संबंध जो होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप घबराना मत। ठीक है, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं प्रशासनिक संबंधों पे। ठीक है, सेकंड आता है आपका प्रशासनिक संबंध, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या चीज है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक उपबंध, मतलब कि संविधान में इसकी चर्चा कहां करी गई है। तो सिंपल है, भाग 11 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करी गई है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात भाग 11 में करी गई है, और किस आर्टिकल में करी गई है, 256 से लेकर 263 तक। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, आपका जो विधायी संबंधी वो 245 से लेकर 255 थे, तो यहां 256 से लेकर और आपका 263 तक। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करी गई है। अब क्या है प्रशासनिक संबंध, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स जो दी गई हैं। पहले हमने बात करी थी किसकी, लेजिस्लेटिव पावर की, मतलब कानून बनाने का अधिकार किसको कैसे मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कार्यकारी शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर कि अगर मान लीजिए कानून पास हो गया, अब उसको लागू कौन करेगा। कार्यकारी का मतलब होता है लागू करने वाली जो एक शक्ति होती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, सरकार का मुख्य काम यह है कि संसद का कोई कानून होता है तो उसको जो है वो लागू करवाती है कंट्री में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है कि केंद्र सूची की कार्यकारी शक्तियां संपूर्ण भारत में निहित है। मतलब कि संसद अगर कोई कानून बनाता है, संसद किस पर कानून बनाएगा, केंद्र सूची पे, तो वो जो कानून होगा वो संपूर्ण भारत में निहित होगा। तो कार्यकारी शक्तियां जो है वो सारी की सारी आपकी जो है संपूर्ण भारत में केंद्र सरकार की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है राज्य की कार्यपालक शक्तियां जो है राज्यों में निहित है। सिंपल सी बात है भाई, उत्तर प्रदेश का कोई कानून जो होगा उत्तर प्रदेश की जमीन पर ही लागू होगा, बाहर तो जा नहीं सकता। सरकार भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई कानून जो है वो मध्य प्रदेश में जाके मध्य प्रदेश के लोगों पे लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड है आपका समवर्ती सूची, मैंने आपको बता चुका, आप देखिए जाके। समवर्ती सूची का मतलब वह सूची जिस पर संसद और राज्य की विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अगर सेम विषय पर कोई कानून बनाए तो संसद का जो आपका कानून होगा वो आपका प्रिवेल करेगा, वो ज्यादा बड़ा माना जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पर कार्यकारी शक्तियां राज्य में निहित होती हैं। अब इसको समझ लीजिए, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये देखिए इसका डेफिनेशन है, ये है समवर्ती सूची का कोई भी विषय पर कोई कानून यदि संसद बनाती है द्वारा निर्मित कर दिया गया है, लेकिन उसकी कार्यकारी शक्तियां राज्य में निहित है। मतलब भाई उसको एग्जीक्यूट तो राज्य सरकार ही करेगी। मान लीजिए किसी शिक्षा संबंधित या फिर किसी शिक्षा संबंधित पर कोई आपका जो है कानून बना दिया संसद ने, अब उसको लागू कैसे कराओगे, स्टेट से तो कराओगे ना, स्टेट की गवर्नमेंट लागू करेगी। वही चीज है कि कानून बनाने का अगर जो है संसद द्वारा बना दिया गया है समवर्ती सूची में, तो लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जो अधिकार होता है, जो शक्ति होती है, वो होती है राज्य सरकार की। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है राज्य और केंद्र के दायित्व, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लो। ठीक है, क्या है,
केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल सही बात है, केंद्र को असीमित अधिकार प्राप्त हैं कार्यकारी शक्तियों के संबंध में। भाई वो कंट्री में कहीं भी कोई भी कानून जो है वो संसद का कोई भी कानून जो लागू करवा सकती है। ठीक। सेकंड है आपका राज्य की कार्यकारी शक्तियों पर के दो दायित्व हैं। इनको दो दायित्व कह सकते हो कि अभी दो लिमिटेशंस हैं। क्या है? पहला है कि संसद द्वारा निर्मित कोई विधान का अनुपालन करना। मतलब जैसे मान लीजिए स्टेट्स को ये संविधान में कहा गया कि स्टेट्स के पास दो दायित्व हैं, दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी हैं? पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका संसद अगर कोई कानून बनाता है तो राज्य सरकार का या राज्य का ये दायित्व होगा कि उसको वो अपने स्टेट में लागू करवाए। सेकंड है राज्य में केंद्र की कार्यपालक शक्ति को बाधित ना करे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए अगर अलग अलग सरकारें चल रही हैं केंद्र और राज्य में, तो ये नहीं है कि राज्य सरकार जो है वो जानबूझ के आपका जो है सेंट्रल की पावर्स को कम करे या फिर सेंट्रल को काम ना करने दे। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का हो गया ऑफिसर्स हो गए, ईडी के कर्मचारी हो गए, या कोई भी काम ऐसा हो गया जो केंद्र सरकार राज्यों में करना चाहती है, ठीक है, लेकिन राज्य उसको डिस्टर्ब कर रहा है या अनुमति नहीं दे रहा है, तो वहां पर जो है ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। ठीक है। और पहला पॉइंट को एक बार और समझ लीजिए, केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त है। मतलब केंद्र की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे देश को संभालना, पूरे देश की जितनी भी चीजें चल रही हैं वो तो केंद्र के अंडर में ही आती हैं। ठीक है। राज्यों के संबंध में दो दायित्व ये दिए गए हैं। पहला है कि संसद की अगर कोई कानून है तो उसको अपने स्टेट में लागू करवाए। दूसरा है कि केंद्र की कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर पावर है उसको वो बाधित ना करे, उसको रोके ना। थर्ड है आपका राज्यों को केंद्र के निर्देश। मतलब ऐसे कौन से निर्देश हैं जो केंद्र सरकार राज्य को दे सकता है, ठीक है, और उसको मानना जरूरी होगा। अगर वो नहीं मानता है तो सीधी सी बात है अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा दिया जाएगा राज्य सरकार में, राज्य में। ठीक है। मैंने आपको बताया था 356 और 365 दो आर्टिकल मैंने आपको बताया था आपातकाल में, जाके दोबारा रिवाइज करिए। ठीक है। इनमें डिफरेंस बताया था मैंने। अब वो डिफरेंस आपको यहाँ 356 तो समझ में आ गया होगा, 365 का डिफरेंस यहाँ आपको समझ में आएगा। कि कुछ मामलों में केंद्र को राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश दे दिया गया है। ठीक है। कौन से हैं? कि भाई संचार के साधनों को बनाए रखना, जैसे कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं, ठीक है ना, उनके साधनों को बनाए रखना ये राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। केंद्र का कोई अगर कम्युनिकेशन है या फिर कुछ भी है, अगर उसका रिसोर्सेज है तो उसको बनाए रखना किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। अगर राज्य सरकार कुछ भी मना करती है या फिर नहीं करती है तो वहीं पर आर्टिकल 365 आ जाता है। ये संविधान में कहा गया है। ठीक है ना। फिर है राज्य रेलवे की संपत्ति की रक्षा करेगा। भाई हर राज्य सरकार का ये दायित्व होता है कि वो रेलवे की संपत्ति, और रेलवे किसके अंडर आती है? केंद्र के अंदर। ठीक है। केंद्र का वो पूरी की पूरी रिसोर्स है, तो राज्य की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा जीआरपी का गठन किया गया है। थर्ड है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को मातृभाषा सीखने की व्यवस्था। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए भाषाई अल्पसंख्यक हैं, लिंग्विस्टिक आपका कह लीजिए कि माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो मतलब एक तरीके से भाषा उनकी नॉर्मल नहीं है, कुछ जगह ही है, कुछ चंद लोग ही हैं जिनको कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है लिंग्विस्टिक बेस पे, धार्मिक बेस पे नहीं, लिंग्विस्टिक बेस पे। तो राज्य सरकार का ये मतलब दायित्व होगा कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर जो है उनके बच्चों को जब एजुकेशन हो तो उन्हीं की मातृभाषा में हो, मतलब जो भाषा वो बोलते हैं उन्हीं की मातृभाषा में होना चाहिए। फोर्थ है आपका अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करें। मतलब एसटीज जो होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण के लिए विशेष योजना अगर कोई केंद्र सरकार बनाती है तो उसका क्रियान्वयन करने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? वो राज्य सरकार पर होता है। राज्य सरकार इसके लिए मना नहीं कर सकती। अगर मना करती है इन चारों बिंदुओं पर तो सीधी सी बात है वहीं एंट्री हो जाएगी आर्टिकल 365 और क्या होगा? प्रेसिडेंट रूल। फोर्थ है आपका कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। क्या मतलब है? इसको हम डेटा ऐसे समझ लेना। ये आपको थोड़ा सा टफ लैंग्वेज लगती होगी आपको, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको आपको याद भी नहीं करना, बस इसके बिंदु याद करके समझ लीजिए बस। क्या है? केंद्र अपनी विधायी शक्तियां राज्य को नहीं दे सकता। सीधी सी बात है भाई। संसद अपनी जो है विधायी शक्तियां जो होती है, जो कानून बनाने का अधिकार जो होता है, वो कैसे राज्य को दे सकता? नहीं दे सकता। और एक राज्य अपनी विधायी शक्तियां केंद्र को नहीं दे सकता। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनिमम 2 राज्य होने चाहिए जो कि अपनी विधानसभाओं में आपका जो है प्रस्ताव पारित करेंगे कि संसद इस विषय में कानून बनाए। 2 से कम नहीं होने चाहिए। मतलब एक राज्य अगर चाहे कि संसद को अगर ये अधिकार मिल जाए, संसद को हम अधिकार दे देंगे आप हमारे जो स्टेट के लिए कानून वो बनाए, तो वो नहीं हो सकता। फिर आपका राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को राज्य को सौंप सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो होगा वो राज्य सरकार की सहमति लेगा कि हम केंद्र का ये कार्य जो है वो आपको सौंप रहे हैं तो आप इसको करिए। राज्य सरकार अगर सहमत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्यों में करवाता है। मतलब
राज्यपाल जो होगा वो केंद्र सरकार की सहमति लेगा कि हम आपका ये काम राज्यों में करवा देंगे, तो वो राज्य में करवा सकता है। ये आपके स्टेटमेंट बन सकते हैं, ए बी, इस तरीके से ये स्टेटमेंट वाइज ही मैंने आपके लिए लिखा है। इसको बस आप समझ लीजिए, उसको ध्यान रखिए कि मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर एक राज्य का जो राज्यपाल है वो केंद्र की सहमति, मतलब इस सेंट्रल की सहमति से उसका कोई कार्य, सेंट्रल का कोई काम होता है, काम होगा, तो वो राज्यों में करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? वो होता है अनुच्छेद 263, इसको याद कर लेना। वैसे तो मैं आर्टिकल्स की आपको वीडियो, बकायदा वीडियो भी दूंगा और आपको जो है पूरी पीडीएफ दूंगा कि आपके जितने अनुच्छेद हैं उनमें से कौन कौन से अनुच्छेद आपको याद करने, जो कि आने के साथ सीधे चांसेस हैं। जैसे आ सकता है कि अनुच्छेद 263 में क्या है, तो अनुच्छेद 263 में केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में वार्तालाप होती रहे और किसी भी कोई भी अगर कोई भी मुद्दा फंसता है तो उसके लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, ठीक है, इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है वो होती है, उसका गठन किया गया है किसमें? आर्टिकल 263 में। इतना भी याद रख लेना कि एक क्वेश्चन और आया है कि इंटर स्टेट रिलेशन जो है, इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब आपका जो है वो संवैधानिक बॉडी है, असंवैधानिक बॉडी है, या फिर वो विधायिका बॉडी है, ठीक है। तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा कि ये संवैधानिक बॉडी है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो एक संवैधानिक बॉडी है, जिसका जो चर्चा करी गई है वो अनुच्छेद 263 में करी गई है, ठीक है। और क्यों करी गई है इसकी चर्चा? कि केंद्र और राज्यों के बीच में वार्तालाप होता रहे और आपसी महत्व, आपसी जो है आपके मतलब आपसी काम को करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। संसद अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब इंटर स्टेट जो आपका व्यापार होता है, वाणिज्य की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का, मतलब कोई अगर वो प्राधिकरण बना सकती है कि किसी भी के इंटर स्टेट जो व्यापार हो रहा है या फिर जो आपका जो है वाणिज्य हो रहा है उसके लिए जो बिजनेस वगैरह हो रहा है उसके लिए एक आपका प्राधिकरण बना सकती है, ठीक है। और उसका काम क्या होगा? उसमें कई सारे लोग होंगे, उसका काम ये होगा कि वो ये देखे कि हाँ कोई स्टेट आपस में मतलब इस तरीके से ना झगड़े कि आप हमारे स्टेट में व्यापार नहीं कर सकते, हम आपके में नहीं कर सकते, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर है संसद नदी जल विवाद के लिए प्राधिकरण का गठन कर सकती है, मतलब जो नदी जल विवाद होते हैं कि जैसे कोई अगर एक नदी है वो एक स्टेट में तो बहती नहीं है, लंबी नदियां 4-5 स्टेटों को लेकर लेती हैं वो, तो उसमें क्या होता है पानी की लड़ाई होती रहती है आजकल। जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, गोदावरी नदी जल विवाद है, कृष्णा नदी जल विवाद है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो एक प्राधिकरण बनता है, ठीक है ना, वो प्राधिकरण में क्या होता है एक तरीके इसका, उसमें कई सारे लोग होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ कितना पानी किस स्टेट को जाना चाहिए, कितना किस पानी किस स्टेट को बंटवारा होना चाहिए। तो वहां पर जो है ये डिस्प्यूट पैदा जो है कोशिश करी जाती है कि ना हो। फिर आपका अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय 3 तरीके की सेवाएं होती है, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि क्यों ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए आपकी आवश्यक है। जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो आपका IAS, IPS और IFOS, ये तीन सर्विसेज हैं अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो ये 3 सर्विसेज ही हैं अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। इन तीनों की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र करती है और इन तीनों की जो पूरी की पूरी जॉब होती है वो कहां करते हैं? जाके ये स्टेट में करते हैं, ठीक है। फाइनल जो होल्ड अप होता है वो केंद्र का होता है और जो वर्तमानीन होल्ड अप होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, इसीलिए यहाँ केंद्र और राज्य संबंध बन जाते हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में बस इतना समझ लीजिए कि राज्य लोक सेवा जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें हटाता कौन है? राष्ट्रपति। मतलब हटाता राष्ट्रपति, मतलब ऐसे नहीं हटा दे तुरंत ही, बाकायदा जो है उसके लिए एक संसद में इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है, जैसा राष्ट्रपति का होता है वैसा ही होता है इनका, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इनको फाइनल जो है सिग्नेचर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के साइन से हट जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति इनको हटाता है। और यहां पर भी आपको देख रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को कौन नियुक्त कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, लेकिन हटा कौन रहा है? आपका राष्ट्रपति रहा है। न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था में क्या होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति अपने साइन से करता है, लेकिन क्या किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं वो, और संबंधित राज्य के राज्यपाल। जैसे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के लिए जजों को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति साइन करेगा, अंतिम साइन, और उसको परामर्श कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो कॉलेजियम बनता है पूरा, और राज्यपाल का परामर्श लिया जाएगा। और हटाता कौन है? हटाता भी आपका राष्ट्रपति है, लेकिन ये काम कहां करते हैं? पूरी लाइफ ये काम करते हैं हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट किसके अंदर होता है? स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके का केंद्र राज्य संबंध आ जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका खत्म प्रशासनिक संबंध, ठीक है। अब मैं जो वित्तीय संबंध है वो थोड़ा सा बड़ा है,
ठीक है। और इसमें सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपका कि निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों के लिए बनाया गया था। तो दो तरीके का आयोग है, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग। इनमें क्या दिया गया है ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना पता करना है कि कौन कौन से आयोग हैं। मैंने आपको बता दिए 2 ही आयोग हैं, ये मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगा। इसके बाद जो है आपकी जो है जो वित्तीय संबंध होगा, उसके बाद केंद्र राज्य संबंध खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे आपका अंतरराज्यीय संबंध, मतलब इंटर स्टेट रिलेशन, क्या क्या होते हैं, कैसा होता है, सारा कुछ खत्म करने के बाद फिर हम सीधे आ जाएंगे राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति से आपका जो है सीधा आपका हो जाएगा। अक्टूबर में पूरी कोशिश करी जाएगी कि आपकी जो है संविधान आपका खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।